नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि यमए और बीए की जो सीरीज है वो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो जैसा कि हमने कल का जो क्लास था उसमें हमने देखा था सातवाहन वंश के बारे में देखा था। तो हम सातवाहन वंश के जहाँ से अंधकार का युग प्रारंभ होता है, हमने वहां तक का जो क्लास था वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा जो आज क्लास है वो अंधकार के युग से ही प्रारंभ होगा और उसके बाद जो सातवाहन वंश के अंतिम यानी कि जहाँ पे सातवाहन वंश के 5 शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं वहां तक का जो क्लास है वो हमें देखने को आज मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सातवाहन वंश के जो सातवाहन वंश के जब अंधकार यानी कि सातवाहन वंश का जो अंधकार काल का युग जब प्रारंभ होता है तब उस समय हम देखते हैं कि जो सातकर्णी द्वितीय है यानी सातकर्णी जो द्वितीय है 175 या 174 ईसा पूर्व के आसपास जो हमें उनका शासनकाल देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक हाल नामक शासक आते हैं, हाल जिनके बारे में मैंने आपको कल पूरी जानकारी दे दी थी। तो हाल नामक शासक यानी कि सातकर्णी द्वितीय और जो दूसरे थे वो आए थे हाल नामक शासक जो थे वो आए थे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो सातवाहन वंश के हमें शासक देखने को मिलते हैं इस श्रृंखला में हम देखेंगे कि जो हाल थे वो 17वें यानी कि 17वें शासक थे। 17वें शासक थे और इनका जो समय इन्होंने सिर्फ 5 वर्ष तक यानी कि इन्होंने सिर्फ 5 वर्ष तक शासन किया था। इन्होंने सिर्फ 5 वर्ष तक शासन किया था क्योंकि यह एक कविताकार थे। कविताकार थे तो इनके यहाँ पे जो शासक यानी कि जो यहाँ पे इनके दरबार में जो हमें लेखक देखने को लेखक देखने को मिलते हैं वो अ, अ, दो लेखक हमें देखने को मिलते हैं जिनका नाम मैंने आपको क्रमशः बता दिया था कल। और आज का जो हमारा क्लास होगा वो इनके आगे का यानी कि अब गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में हमारा जो क्लास है, आज का जो हमारा क्लास आधारित होगा वो गौतमीपुत्र सातकर्णी के ऊपर आधारित होगा। तो हम देखेंगे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। पुत्र सातकर्णी करनी के बारे में आपको बता दें कि यह इस वंश का 23वां शासक थे। यह इस वंश के 23वें शासक थे। इन्होंने शकों से जो कि इनका मूल निवास स्थान था यानी कि इन्होंने शकों से आक्रमण किया और उनपे जो विजय है उसको प्राप्त किया। आपको बता दें इन्होंने शकों पर आक्रमण किया और उन पर विजय प्राप्त की। और आपको एक बात बता दें गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में एक बात और बता दें, इनका जो टाइम पीरियड है वो 80 ईसा पूर्व से लेकर 104 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलता है। सॉरी माफ कीजिएगा, इनका जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो 80 ईस्वी से लेकर के 104 ईस्वी तक देखने को मिलता है। 80 ईस्वी से 104 ईस्वी तक हमें देखने को मिलता है। इनका जो टाइम पीरियड है वो ये रहा। और आपको बता दूं यह सातवाहन वंश के सबसे महानतम शासकों में से एक थे। यह सातवाहन वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे।
एक थी। इस प्रकार से जो हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है वो यही है। उसके बाद हम देखेंगे इन्होंने जब सातवाहनों को पराजित किया, इन्होंने जब सातवाहनों को पराजित किया तो वेड़कटक नामक एक स्थान थी, वहां पे वहां पे एक राज्य की स्थापना की। यानी कि आपको बता दें कि सको को पराजित करने के उपलक्ष्य में लक्ष्य में वेड़कटक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेड़कटक नामक एक जगह का इन्होंने जो है वेड़ाकटक नामक राज्य का स्थापना की और इसी को इन्होंने अपनी राजधानी बताई। तब इन्होंने इनकी जो उपाधि है वेड़कटक स्वामी का उपाधि इन्होंने धारण किया। यानी कि वेड़कटक नामक राज्य नगर की स्थापना की, नगर की स्थापना की और इनकी जो उपाधि थी इसी को अपनी राजधानी बनाया। पहले आपको बता दूं कि वेड़ाकटक को ही अपनी राजधानी बनाया और उसके बाद इन्होंने जो उपाधि धारण की वो वेड़कटक का स्वामी, यानी कि आप देखेंगे कि वेड़कटक का जब इन्होंने राज्य को स्थापित किया तो वहां पे वेड़कटक का स्वामी जो है उसकी उपाधि धारण की। यानी जो इनकी उपाधि है वो वेड़ाकटक का स्वामी की हमें उपाधि है जो वह देखने को इनकी मिलती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन्होंने एक नगर की स्थापना की। उसके बाद हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद नासिक अभिलेख, आपको बता दें कि नासिक अभिलेख इनके राज्याभिषेक के 18वें और 24वें वर्ष, आपको बता दें कि इनके इनके राज्याभिषेक के शेख के 18वें और 24वें वर्ष उत्कीर्ण है। इस प्रकार से जो हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है वो ये सारी जानकारी देखने को मिलती है। इनका गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जो हमें स्रोत देखने को मिलते हैं, यानी कि इनके बारे में जो हमें जानकारियां देखने को मिलती है वह नासिक अभिलेख की है, जिससे हमें इनके बारे में पूर्ण रूप से जो जानकारी है वो मिल जाती है। तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। इनके बारे में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनके बारे में पूर्ण जानकारी मिलने का स्रोत नासिक अभिलेख है। नासिक अभिलेख है। और आपको बता दूं कि ये जो नासिक अभिलेख है ये कब का उत्कीर्ण करा हुआ है, तो बता दूं इनकी जो माता है वरिष्ठी बलश्री, सॉरी माफ कीजिएगा, इनकी जो माता है बलश्री, इन्होंने वरिष्ठी पुत्र पुलमामी है उनसे ही यह उत्कीर्ण करवाया था। और इनके बारे में जो सारी बातें हमें हैं वो उसी में देखने को मिलती है। यानी कि इनके शासनकाल में ये जो है वो उत्कीर्ण नहीं हुआ था। जो इनके पुत्र थे वरिष्ठी पुत्र पुलमामी, उनके शासनकाल में वो उत्कीर्ण कराया गया था और इनके बारे में जो सारी जानकारी है वो हमें है वहां पे देखने को मिलती है। तो आपको बता दूं कि बलश्री जो इनकी माता थी वह इसको वह इस वंश के बारे में, यानी इनके बारे में जो हमें स्रोत देखने को मिलता है, जो नासिक अभिलेख है वह नासिक अभिलेख उसे वरिष्ठी पुत्र
पुत्र पुलमावी ने उत्कीर्ण करवाया था। आपको बता दूं कि ये जो अभिलेख है वह वशिष्ठपुत्र पुलमावी ने अपने शासनकाल के 18 वर्ष हमें चार प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, नौवां और 24वां, इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं इनके जो हैं। तो उस प्रकार से हम देखेंगे इन्होंने अपने शासन के इतने वर्ष में इनमें हमें स्रोत इनके देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको बता दूं इन्होंने जो कुल शासन किया था, यानी कि अपने शासन काल में इन्होंने जो इनका शासन काल था, सातवाहन वंश के जो ये शासक थे, इन्होंने अपने शासन का यानी कि 24 इन्होंने इस वंश पर 24 से 26 वर्ष तक शासन किया था। इस प्रकार से जो हमें जानकारी है इनके बारे में, जो स्रोत हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नासिक प्रशस्ति के बारे में भी हमें उल्लेख देखने को मिलती है। और जो इनकी शादी के बारे में आपको बता दूं कि शक शासक जो पुलमावी, आपको बता दें कि जो शक शासक हैं उनके बारे में हमें देखने को मिलता है। इनके समय में जो शकों के शासक थे, क्षरात वंश, उसमें नहपान वंश के शासक जो थे, नहपान शासक थे, वह इनके समकालीन थे। आपको बता दें कि जो शक शासक थे, क्षरात शासक क्षरात वंश के जो शक शासक थे क्षरात वंश के, नहपान वह इनके समकालीन थे। और आपको बता दूं कि जो रुद्रदामन है, यानी कि शक शासक रुद्रदामन, उनकी पुत्री जो है वह इनकी पत्नी बनी थी। यानी कि इनकी यह जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे वो रुद्रदामन के दामाद थे। तो आपको बता दूं कि यह शक शासक रुद्रदामन की पुत्री इनका विवाह हुआ था। इसी कारण आप देखेंगे कि जब शकों से इनका युद्ध होता है तो इन्होंने दो बार रिश्तेदारी के, यानी कि आप कह सकते हैं कि रिलेशन होने के कारण, जो शक शासक थे, रिलेशनशिप होने के कारण उनको जो है यह जीवित छोड़ देते हैं। यानी कि इन्होंने शक शासक को जिंदा जो है वो छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में जो देखेंगे वो ये वर्णन हमें देखने को मिलता है। और आपको बता दूं कि गौतमीपुत्र जो सातकर्णी है, इनके बारे में एक ऐसा वर्णन हमें देखने को मिल जाता है कि इनका जो घोड़ा था, आपको बता दूं, वह 3 समुद्रों का पानी पीता था। इनका घोड़ा 3 का पानी पीता था। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सातवाहन वंश ही एक ऐसा वंश था जिसने दक्षिणापथ, यानी कि दक्षिण भारत के जो समस्त राज्य थे वो उसके अंतर्गत आते हैं। यानी भारत में हमें पहला ऐसे राज्य देखने को मिलता है जो समस्त दक्षिण भारत पे जिसका प्रभुत्व हमें स्थापित देखने को मिलता है। यह पहला ऐसा वंश है जिसमें समस्त दक्षिण भारत का जो समस्त जो राज्य हैं वो हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि 3 समुद्रों का पानी, यानी कि आप देखेंगे इनका घोड़ा जो है वह 3 समुद्रों का पानी पीता है। तो आप देख लीजिए कि एक समुद्र ये कहा जाता है, पहला जो समुद्र है हमारा वो गुजरात के पास का, और जो दूसरा है वो इसके नीचे, दूसरा है जो उसके नीचे का, और तीसरा जो हमें बंगाल की खाड़ी है यहाँ का हमें देखने को मिलता है। यानी आप देखेंगे जहाँ पे श्रीलंका, यानी भारत के निचली साइड में जहाँ पे हमें श्रीलंका देखने को मिलता है, यहाँ का जो भाग था, यानी कि ये सारे भाग जो थे वह इनके राज्य का हिस्सा बना हुआ था। और आप देखेंगे गुजरात में भी इन्होंने अपना जो विजय है वो प्राप्त किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी, यानी कि आज का
बांग्लादेश या बंगाल की जो खाड़ी है वो हमें देखने को मिलती है, वहां पर भी इनका जो राज्य था वो स्थापित था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनका जो घोड़ा था वह 3 समुद्रों का पानी पीता था। हालांकि आपको एक बात और बता दें कि सम्राट अशोक के पास भले ही समस्त जगहों की, मतलब आप समझ लीजिए कि संपूर्ण भारत पे अगर कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो सम्राट अशोक का था, लेकिन उन्होंने भी दक्षिण भारत के कुछ इलाके ऐसे थे, आप देखेंगे उनके जब शिलालेख हम गुहा लेख यानी कि जो देखेंगे, जो बृहद शिलालेख हमें दिखने को मिलते हैं, उसमें जो तीसरा नंबर का शिलालेख है उसमें हमें चेल, चोल और पांड जो उनके पड़ोसी राज्य यानी कि उनके जो पड़ोसी राज्य हैं उनका वर्णन देखने को मिलता है, जो कि दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में जो है वह स्थापित थे। यानी कि जो दक्षिण भारत का जो इलाका था वो सम्राट अशोक के शासन में हमें देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो इनका घोड़ा है वह 3 समुद्रों का पानी पीता है। तो इस प्रकार से हम इन सभी बातों का समन्वय यानी ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इनकी जो इन्होंने अपने शासन के 18वें वर्ष, आपको बता दूं इनके शासन के 18वें वर्ष, इन्होंने अपने शासन के 18वें वर्ष, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस बात को आप याद रखिएगा, इन्होंने अपने शासन के 18वें वर्ष 18वें वर्ष गोवर्धन नामक स्थान पर शकों को पराजित किया था। या था इनके बारे में जो मैंने आपको बताया कि इनके जो वैवाहिक संबंध था वो शकों के शासक जो रुद्रामन है उनमें हमें देखने को मिलता है। और इनका रुद्रामन का जो हाथी गुहा अभिलेख है, यानी कि आपको देखने को मिलेगा, जो गुजरात के शासक ये हैं, गुजरात के उस समय के ये शासक थे, तो आप देखेंगे कि जो इनका हाथी गुहा अभिलेख है जो हमें देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पे हमें इनके बारे में सारी वर्णन मिलता है कि इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ किया था, क्योंकि यह युद्ध में पराजित हो गए थे। तो इन्होंने जब उनसे शादी की थी तो इन्होंने अपनी पुत्री का शादी जो है वह सातकर्णी से की थी। तो आप देखेंगे कि गोवर्धन नामक स्थान है, गोवर्धन नामक स्थान है जहाँ पर इन्होंने शकों को पराजित किया था, और उसके बाद इनकी जो शादी हुई थी वो इनसे हुई थी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि जो इनके समकालीन थे वह क्षारात वंश के शासक, आपको बता दें कि इनके जो शक शासक थे क्षारात वंश के वह नहपान थे, और जो कि इनके समकालीन थे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो इनके बारे में हमें जो वर्णन देखने को मिलता है वो इसी प्रकार से है। और इनका जो घोड़ा था वह 3 समुद्रों का पानी पीता था, ऐसा वर्णन जो हमें देखने को मिलता है काव्य मीमांसा में। आपको बता दें कि ये जो वर्णन हमें देखने को मिलता है, इनका जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता है, वो हमें काव्य मीमांसा में देखने को मिलता है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आपको इस सभी बातों के बारे में बताता हुआ चलता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि इनको वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के नासिक अभिलेख में, आपको बता दूं कि वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के नासिक अभिलेख में इनको कह सकते हैं कि जो कैलाश पर्वत है उसके समान इनको बृहद और राम और लक्ष्मण राम, कृष्ण, अर्जुन और जो भीम है इनके जैसा पराक्रमी इनको बताया जाता है। यानी कि इनके बारे में जो वर्णन हमें देखने को मिलता है, यह कैलाश पर्वत की तरह यानी कि विराट थे, और इनका जो पौरुष था यानी कि धनुर्धर थे। तो इनका राम, कृष्ण और अर्जुन और वो भीम से भी इनका जो है वह तुलना की जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो नासिक अभिलेख में हमें यह भी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो एक बात और आप इसको नोट कर लीजिएगा कि नासिक अभिलेख में इनको कैलाश पर्वत जैसा विराट, कैलाश पर्वत जैसा विराट, धनुर्धर, राम, कृष्ण और अर्जुन
एवं भीम भीम के जैसा पराक्रमी इनको बताया गया है। इस प्रकार से इनके बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है और सारा वर्णन मैंने आपके साथ इनके बारे में बता दिया। इनको जो नासिक अभिलेख है, यानी कि आपको बता दें कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जो सबसे ज्यादा हमें स्रोत देखने को मिलते हैं, यानी इनके बारे में जो जानकारियां देखने को मिलती हैं, वह नासिक अभिलेख में हमें देखने को मिलती है, जो कि बलश्री ने वशिष्ठिपुत्र पूर्णमामी के समय में उसको उत्कीर्ण करवाया था। इन्होंने अपने शासन के टाइम में इसको उत्कीर्ण करवाया था और वहां से हमें इनके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो देखने को मिलती है। और आपको एक बात और बता दें कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, ये अपने शासन के अंतिम समय में, यानी कि जब इनके शासन का अंतिम समय हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर ये अपने माता के साथ माता की सहायता से शासन करते हैं। यानी कि आप देखेंगे यह अपने माता के साथ यह अपने शासन के अंतिम समय में अपने माता के साथ शासन करते हैं। ऐसा जो हमें वर्णन है वह देखने को मिल जाता है। तो इनके बारे में जो हमें सारी बातें हैं वो आपको बता दी, आपसे डिस्कस कर ली, आपको बता दिया। एक बार हम इनके बारे में जो सारी बातें हैं एक बार फिर से वर्णन कर देते हैं, ताकि आपको जो इनके बारे में जानकारी है वो पूर्ण रूप से आपकी जो जानकारी है वो इनके बारे में प्राप्त कर दें। तो आपको बता दूं कि जो सातकर्णी द्वितीय थे, ये मैंने आपको पहले बताया कि जब उनका अंधकार का युग, यानी सातवाहनों का जब अंधकार का युग होता है, तो उसमें सातकर्णी द्वितीय जो है वो हमें देखने को मिलता है। और इनका जो शासन पीरियड है वो हमें 42 वर्षों का मिलता है, 42 वर्षों का देखने को मिलता है। इस बात को आप नोट करिएगा। उसके बाद हमें हाल देखने को मिलते हैं जिनका शासनकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। और ये एक कवि थे, इन्होंने गाथा सप्तशती नामक एक ग्रंथ की जो है इन्होंने रचना की थी। और ये जो ग्रंथ था उसका जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है कि वह महाराष्ट्रीय और प्राकृत भाषा में था। तो आपको इस बारे में बता दें, इस बारे में जो जानकारी है वो मैंने आपको दे दी। उसके बाद हमारे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो हमारे इस परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो गौतमीपुत्र सातकर्णी है। और इनका जो समय है वो 80 ईस्वी से 104 ईस्वी तक हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको बता दूं कि यह सातवाहन वंश के महानतम शासकों में से एक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। और उसके बाद इनका जो यह इस वंश के 23वें शासक हैं, यानी कि आपको बता दूं कि ये इस वंश के 23वें शासक है। और इनका ऐसा हमें लेख देखने को मिलता है, इन्होंने शकों से आक्रमण किया था, शकों को आक्रमण किया था। और जो इनका मूल निवास वहां पे हमें छीन गया दिखा हुआ था, जो शकों ने इनसे छीन लिया था, उनसे अपने मूल निवास को इनसे वापस लेते हैं। और उसके बाद इन्होंने एक वेणु कटक, यानी कि आपको बता वेड़ा कटक नामक एक जगह है जहाँ का जब शकों से जीतते हैं तो उसके उपलक्ष्य में वेड़ा कटक नामक एक नगर की स्थापना करते हैं। और वहाँ की एक उपाधि है जो धारण करते हैं, वेड़ा कटक स्वामी जो है वो इनकी उपाधि है, तो वो इस उपाधि को धारण करते हैं। उसके बाद इन्होंने शकों को पराजित किया था, ये मैंने आपको बता दिया। और इनके शासनकाल के इनका जो शासनकाल था आपको बताऊं वो 24 से 26 वर्ष का था, यानी कि इनका जो शासनकाल था वो 24 से 26 वर्ष का था। और जो शक शासक थे इनके समकालीन जो शक शासक थे वह क्षाराट वंश के नाहपान थे, यानी कि जो क्षाराट उस समय शकों का आप देखेंगे, शकों का हम आगे पढ़ेंगे वहां पे हमें देखने को शक शासक में 3-4 हमें शक देखने को मिलेंगे। उसमें जो क्षाराट वंश था, यानी कि जो क्षाराट वंश था उसमें नाहपान जो थे वो इनके समकालीन थे। और उसके बाद इन्होंने बता दूं कि यह शकों से यानी कि जो शक शासक थे उस समय रुद्रदामन, उनकी जो पुत्री थी उनसे इनका जो है वो वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। और उसके बाद आपको बता दूं कि एक जगह है जिसका नाम है गोवर्धन, यानी कि गोवर्धन नामक जगह पे इन्होंने अपने शासन के 18वें वर्ष, यानी कि आप देखेंगे कि इनका जो शासनकाल है उस शासनकाल के 18वें वर्ष इन्होंने गोवर्धन नामक स्थान पे शकों को पराजित किया था। उसके बाद ये सारी बातें, यानी कि जो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमें स्रोत सबसे ज्यादा इनको बारे में देखने को मिलती है वह
नासिक अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। इनके बारे में जो हमें सारे स्रोत देखने को मिलते हैं वो नासिक अभिलेख में देखने को मिलते हैं, और नासिक अभिलेख में ही ऐसा वर्णन किया गया है कि यह इनको कैलाश के समान विराट विराट धनुर्धर जो कृष्ण है और जो राम है, जो अर्जुन है, जो भीम के समान यह विराट और विराट पुरुष के रूप में इनको बताया गया है। यानी कि इनके पास इतनी शक्ति थी कि इन्होंने, इनका जो घोड़ा था वो 3 समुद्रों का पानी पीता है। इस ऐसा भी उल्लेख हमें नासिक अभिलेख में देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से जो हमारी ये बातें थी, मैंने आपको सारी बातें इनके बारे में समझा दी, और इनका जो एक पृष्ठभूमि थी वो मैंने तैयार करके आपको दे दी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं यह इसके बाद इनका जो अगला शासक, यानी कि अब हमारा जो अगला पॉइंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो हमारा अब अगला पॉइंट है वो वशिष्ठपुत्र पुलमामी के ऊपर है। वशिष्ठपुत्र पुलमामी, जो हमारे अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो वशिष्ठपुत्र पुलमामी के ऊपर है। तो आप इस बात को जो है वो नोट कर लें। उसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे जब बढ़ते बढ़ते हम चलेंगे, यानी कि अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उनके बारे में जो सारा वर्णन है वो आपको बताता हुआ चलूंगा। चलिए, जो हमारा अगला पॉइंट था, जो हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो अगला पॉइंट है वो वशिष्ठपुत्र पुलमामी के ऊपर है। पुलवामी के ऊपर है। तो इनके बारे में बता दूं, यह भी एक महान शासक थे। इन्होंने भी कई जो है इन्होंने उपाधियां धारण की थी। इनके बारे में सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि यह आंध्र प्रदेश में अपना शासन फैलाने वाले पहले पहले सातवाहन सम्राट हैं। यानी कि ये ऐसे सम्राट, पहले सातवाहन सम्राट हमें देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने शासन को आंध्र प्रदेश तक फैला दिया था। प्रथम सातवाहन शासक थे जिन्होंने जिन्होंने अपना साम्राज्य चला दिया। हाँ, इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके बारे में जो हमें सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वो देखने को मिलता है, और इनकी जो अभिलेख है उसमें भी हमें ये सारी बातें देखने को मिल जाती है। तो पहले इनके अभिलेख के बारे में हम आपको बता दें कि नासिक का अभिलेख, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, नासिक का अभिलेख आर्थिक नासिक का अभिलेख, और इनके और भी अभिलेख हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि आंध्र का आंध्र का अभिलेख, सॉरी माफ कीजिए, कार्ले का अभिलेख हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद हमें इनके बारे में नासिक के 4 अभिलेख हैं जो इनके दूसरे, छठे और 19वें और 22वें वर्ष उत्कीर्ण करा गए हैं। और कार्ले की भी 2 अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं जो इनके राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, कार्ले के अभिलेख कार्ले के अभिलेख है जो हमें कार्ले के अभिलेख है जो हमें इनके राज्याभिषेक के अभिषेक के शेख के 7वें वर्ष है वर्ष उत्कीर्ण कराए गए थे। और यह जो अभिलेख है, आपको बता दूं जो नासिक का अभिलेख है, इस यहाँ से हमें 4 अभिलेख देखने को मिलते हैं
जो इनके शासनकाल के दूसरे छठे और दूसरे छठे 19वें और 22वें, दूसरे छठे 19वें और 22वें वर्ष में उत्कीर्ण कराया गया। उत्कीर्ण कराया गया था। तो इनके बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी वो यही थी। इन्होंने भी शकों को पराजित किया था। आपको बता दें, इन्होंने भी शकों को किया था। इन्होंने भी शकों को पराजित किया था। और इनकी जो हमें इनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, यानी कि जो इनके बारे में सबसे बड़ी जो बातें हमें देखने को मिल जाती हैं वो ये है कि इन्होंने सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश तक फैला दिया था। यानी कि आंध्र प्रदेश से जो हमें कार्य अभिलेख देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश से एक अभिलेख हमें देखने को मिलता है जो इनका तीसरा अभिलेख है, अमरावती अभिलेख। परिमाण कीजिएगा, अमरावती अभिलेख। अमरावती अभिलेख हमें जो देखने को मिलता है, इनका जो अमरावती अभिलेख है उसमें हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने अपने साम्राज्य को आंध्र प्रदेश तक फैला दिया था। इस बात की जो पुष्टि होती है वो अमरावती अभिलेख से हो जाती है। इन्होंने अपने साम्राज्य को आंध्र प्रदेश तक फैला दिया था। इस प्रकार से जो हमें इनके जो साक्ष्य हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। इनके कार्य के दो अभिलेख हैं जो जिसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। यह शासनकाल के 7वें वर्ष में इन्होंने उत्कीर्ण करवाया था। और उसके बाद नासिक अभिलेख जो है ये अपने शासनकाल के दूसरे, छठे, 16वें और 22वें वर्ष में इन्होंने उत्कीर्ण करवाया था। उसके बाद हमें अमरावती का जो अभिलेख है वहां से भी इनके बारे में जानकारी मिल जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि इनका जो साम्राज्य था वो आंध्र प्रदेश तक फैल गया था। यानी कि पहले सातवाहन शासक थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश में अपना पताका को फहराया था। तो इस प्रकार से जो हमें इनके बारे में वर्णन है वह मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इनका शासनकाल था वो मात्र 24 वर्षों का रहा। यानी कि इनका जो शासनकाल है, इनका शासनकाल 24 वर्षों तक रहा। 24 वर्षों तक इनका रहा। 24 वर्षों तक इन्होंने अपना पूरा शासन जो था वो कार्य किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके जो समकालीन थे, शक शासक चट्टन और रुद्ररामन इनके समकालीन थे। आपको बता दें कि चट्टन शक शासक चट्टन और रुद्ररामन इनके समकालीन थे। इनके समकालीन थे। तो इस प्रकार से जो हमें इनके बारे में वर्णन है वह देखने को मिल जाता है। और इन्होंने अपने शासन के, आपको बता दें कि शासन के 19वें वर्ष पुलवामी ने अपने शासन के जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, शासन के 19वें वर्ष अपने शासन के 19वें वर्ष में जो नासिक का अभिलेख इन्होंने उत्कीर्ण करवाया था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। आप देखेंगे कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जो हमें सबसे ज्यादा जो स्रोत देखने को मिलते हैं वो सातकर्णी इन्होंने ही, पुलवामी ने ही उत्कीर्ण करवाया था। यानी कि आपको बता दें कि 19वें वर्ष का नासिक अभिलेख
नासिक अभिलेख जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, गौतमी पुत्र करनी के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। वो इन्होंने ही अपने शासन के 19वें वर्ष में उसको लिखवाया था या उसको खुदवाया था। उसके बाद हम देखेंगे कि पुलवामी ने भी रुद्र माफी चाहूंगा, जो मैंने आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में बताया था कि वो उन्होंने रुद्रदामन की पुत्री से शादी किया था, तो वो वहाँ पे जो बातें हैं वो जो बातें हैं वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हैं। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे वो पुलवामी ने उनके पुत्र से शादी किया था, माफ कीजिएगा। वहाँ पे आप उसको जरूर से जरूर सुधार लीजिएगा कि जो मैंने वहाँ पे बातें कही हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो पुलवामी रुद्रदामन शक शासक रुद्रदामन है उनको पराजित किया था। ये बात तो सच है कि नहपान को उन्होंने पराजित किया था, लेकिन जो मैंने वहाँ पे बताया आपको कि रुद्रदामन की पुत्री से उन्होंने शादी की थी, तो वो बात वहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई है। तो आप इस चीज को इस मिस्टेक को थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि वह वरिष्ठी पुत्र जो है वरिष्ठी पुत्र पुलमामी है, इनके साथ रुद्रदामन की जो पुत्री है उनकी शादी होती है। क्योंकि मैंने अभी अभी जब यहाँ पे मैंने पहले लिखा कि शक शासक जो थे चट्टन और रुद्रदामन के समकालीन थे, यानी कि जो रुद्रदामन थे वह इनके समकालीन थे, तो इन्हीं की तभी तो इनके साथ इनकी पुत्री की शादी होगी, वरना कहाँ से वहाँ पे होगी। तो ये बात जो वहाँ पे है वो थोड़ी सी गलत हो गई, आप उसको प्लीज अगर आपने नोट किया हो तो उसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि शक शासक रुद्रदामन की पुत्री रुद्रदामन की पुत्री से गौतमी पुत्र सातकर्णी और वरिष्ठी पुत्र पुलमामी का विवाह होता है इस प्रकार से हम देखेंगे कि इनके बारे में जो हमें जानकारियां मिल तो वरिष्ठीपुत्र पुलमामी के बारे में मैंने आपको बताया कि उनका विवाह जो है वो शक शासक रुद्रदामन की जो पुत्री हैं उनसे होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा इनके बारे में जो एक जानकारी है वो मैंने आपको बता दी कि इनके समस्त जो अभिलेख है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इनके जो अभिलेख है उसमें हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जो यह विवाह है यानी कि जो यह विवाह है उसके बारे में हमें जो जानकारी वो भी देखने को मिल जाती है, यानी कि रुद्रदामन का हाथी गुहा अभिलेख हाथी गुहा अभिलेख में भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। और इनका जो उपाधि अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, तो आपको बता दें कि इनकी जो उपाधि है वो नवनगर का स्वामी, यानी कि आपको बता दें कि इनकी जो उपाधि है वह नवनगर स्वामी है। तो आपको इनकी जो उपाधि है उसको भी ध्यान रखना है। और इनका जो नगर है, यानी कि आपको बता दें कि जो इनकी राजधानी है, इन्होंने भी अपनी राजधानी को चेंज किया और इन्होंने नवनगर को अपनी राजधानी बनाया। नवनगर को अपनी राजधानी
नौनगर को अपनी राजधानी बनाया। तो इस प्रकार से जो हमें इनके बारे में जो वर्णन देखने को मिल जाते हैं उसको मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद बताऊं, और इनका जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद हमें जो सातकर्णी मिलते हैं, यानी कि आपको बता दें कि वशिष्ठपुत्र की जब मृत्यु हो जाती है तो शिवश्री सातकर्णी कुल 7 वर्षों तक शासन करते हैं। इनके बाद जो अगला शासक है वह शिवश्री है। इनके मृत्यु के बाद शिवश्री सातकर्णी शासक बनते हैं और वह 7 वर्षों तक शासन करते हैं। और 7 वर्षों तक शासन करते हैं। शासन जो है वह करते हैं। उसके बाद भी हमें जो वर्णन देखने को मिलते हैं, इसके बाद क्रमशः इसके बाद यज्ञश्री हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि एक यज्ञश्री नामक शासक हैं जो इनके बाद के अब शासक हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि इनकी मृत्यु के बाद अब जो शासक हमें देखने को मिलेंगे यज्ञश्री सातकर्णी। यह इस वंश के अंतिम महान शासक हैं। आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको इस बात को नोट करना है कि यह इस वंश के अंतिम महान शासक हैं। तो आपको बता दूं कि जो यज्ञश्री सातकर्णी है इन्होंने 26 वर्ष तक, यानी सॉरी माफ कीजिएगा, इन्होंने 27 वर्ष तक शासन किया। 27 वर्ष तक इन्होंने 27 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद जो हमें एक जो नए शासक देखने को मिलते हैं, जो इसके बाद नए शासक हमें देखने को मिलते हैं, एक बात और इनके बारे में बता दूं, यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में एक बात और बता दूं, इन्होंने भी शकों को पराजित किया था। इन्होंने भी शकों को पराजित किया था। अब आपको बता दूं कि अब इस वंश का जो अंतिम दौर है वो चल रहा है। यानी कि आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनकी जो बारे में जानकारी बताई थी वो ये है कि अब जो इस वंश के अंतिम शासक हैं, इस वंश के अंतिम शासक इनका नाम है पुलवामी चतुर्थ। आपको इस बात को याद रखना है, पुलवामी चतुर्थ। जो पुलवामी चतुर्थ है ये इस वंश के अंतिम शासक हैं। उसके बाद हमें जो इनके शासन जो है, इन्हीं के शासन काल में हमें जो सातवाहन शासक है वह छिन्न भिन्न होता हुआ दिखता है। यानी कि जो इनके ही शासन काल के बाद, इनके ही शासन काल में सातवाहन वंश छिन्न भिन्न हो जाता है और 4 भागों में विभक्त हो जाता है। आपको बता दें कि जो 4 भाग में है यह विभक्त हो जाता है। जो पहला भाग है वो हमें देखने को मिलता है चूतु वंश। जो पहला वंश है 4 भागों में, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 भागों में विभक्त हो जाता है। जो पहला है वो चूतु वंश है, चूतु वंश है। और जो दूसरा है वो आम्भीर वंश है, आम्भीर वंश। और जो तीसरा है,
जो हमें तीसरा वंश देखने को मिलता है वह है पल्लव वंश, और जो चौथा है वो इक्ष्वाकु है वंश है। पल्लव वंश और जो चौथा है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो हमें पांचवा है वह आम्भीर वंश, वाकाटक वंश। जो पांचवा है वो वाकाटक वंश है, वाकाटक वंश है, यह हमें देखने को मिलता है। यानी कि अब हमारा जो आपको पता होगा कि जो हमारा अगला जो हमारा क्लास है वह वाकाटक वंश के ऊपर आधारित होगा। तो इस प्रकार से जो एक बार मैं आपको सारी जो बातें हैं वो स्पष्ट करता हुआ चल, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। तो मैंने गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में सारी जो बातें थी वहाँ पे बता दी थी। तो आपको वहाँ पे बस अगर आपने नोट्स बनाए हो तो वहाँ पे एक दो चीजें जो मैंने कोड करवाई है वो आपको वहाँ से निकाल देना है कि जो रुद्रदामन शक शासक रुद्रदामन थे वो उनके समकालीन थे। मैंने उनके उसमें लिखवाया था, तो उस चीज को आपको वहाँ से डिकोड कर देना है। उसके बाद उसको यहाँ पे वहाँ पे कोड कर लेना है। उसके बाद एक और मैंने वहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया था जो कि मैंने बताया कि आपको गलत हो गया है। रुद्रदामन की जो पुत्री है उनके साथ मैंने सातकर्णी जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उनका विवाह बताया था, तो वहाँ पे वो चीज़ें गलत है जो कि वशिष्ठिपुत्र पुलमामी है, यानी कि थोड़ा सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मुझसे हो गई, तो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। तो उस चीज़ को आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद बता दूं कि जो नासिक अभिलेख है, अब हम चलते हैं वशिष्ठिपुत्र पुलमामी के ऊपर, जो कि हमारे सामने अभी स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये प्रथम सातवाहन शासक थे जिन्होंने अपना साम्राज्य आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था। इस चीज का जो हमें वर्णन है, उल्लेख है, वह हमें अमरावती अभिलेख में देखने को मिल जाता है। यानी कि जो अमरावती अभिलेख है इसमें हमें इनका जो साम्राज्य है वह आंध्र प्रदेश में फैला दिया था इन्होंने। तो वहाँ पे हमें एक इनका अभिलेख जो है वह देखने को मिलता है, जहाँ पे इस बात की पुष्टि हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके काले के भी दो अभिलेख हैं जो कि इनके राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में हुए थे। उसके बाद जो हमें इनके नासिक अभिलेख हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि बलश्री ने वशिष्ठिपुत्र पुलमामी से उत्कीर्ण करवाया था गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, जो कि उनके बारे में मुख्य स्रोत हमें देखने को मिल जाता है। तो वो यही है। तो ये इनके दूसरे, छठे और 9वें और 19वें और 22वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया गया था। यानी कि ये अलग अलग टाइम पे जब जब कुछ बातें नहीं इनको मिलती थी तो वो अपने शासन काल के अलग अलग समय में यह उत्कीर्ण करवाते थे। उसके बाद आपको बता दूं कि इस वंश के इन्होंने शकों से युद्ध किया था, यानी कि शकों से युद्ध किया था। और रुद्रदामन शक शासक चट्टन और रुद्रदामन जो थे वह इनके समकालीन थे। तब इन्होंने इस युद्ध में इनको पराजित किया। तो इनकी जो पुत्री थी, यानी कि जो इनकी पुत्री है, उनसे वशिष्ठिपुत्र पुलमावी की जो है वो विवाह हो जाता है। यानी कि जो रुद्रदामन है उनकी पुत्री वशिष्ठिपुत्र पुलमावी से उनके साथ विवाह होता है। उसके बाद हमें हाथी गुहा अभिलेख में भी इस बात का पुष्टि जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि जो इनकी उपाधि थी, यानी कि इन्होंने जो नगर बसाया था वह नवनगर का स्वामी जो है वह इनकी उपाधि है। और इन्होंने नवनगर नामक को अपनी नवनगर एक नगर था जिसका इन्होंने बसाया था और उसी को इन्होंने अपना राजधानी जो था वो बनाया। उसके बाद हम देखेंगे इनके बाद जो हमें शासक देखने को मिल जाते हैं वह है यज्ञश्री सातकर्णी। इन्होंने इस वंश पे शासन किया, यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा। इसके बाद जो हमें शासक देखने को मिलते हैं वह शिवश्री सातकर्णी है, जो कि 7 वर्षों तक शासन करते हैं। उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी आते हैं, यानी कि यहाँ पे जो मैंने आपको लिखाया है कि जो यज्ञश्री सातकर्णी है, इस बात को आप नोट करिएगा। और जो शिवश्री सातकर्णी है ये पहले हैं, यानी कि ये पहले इनकी 7 वर्षों के बाद वशिष्ठिपुत्र पुलमामी के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो शिवश्री सातकर्णी इस वंश के नए शासक बनते हैं और यह 7 वर्षों तक शासन करते हैं। उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी इस पर शासक बनते हैं। और ये आपको एक बार बता दूं कि यह इस वंश के अंतिम महान शासक थे जिन्होंने 27 वर्ष तक शासक किया था। उसके बाद फिर इन्होंने भी शकों को पराजित किया था। आपको बता दूं ये भी इसलिए इनको शायद महान कहा जाता है कि इन्होंने शकों को पराजित किया था। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद एक नए जो पुलमामी चतुर्थ है, यहाँ पे आपको मैंने कोट कर रखा है, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि इनकी मृत्यु के बाद, यानी कि यह 27 वर्ष तक शासन करते हैं। उसके बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद पुलमामी जो चतुर्थ है वह नए शासक बनते हैं। और इन्हीं के शासन काल में ही जो सातवाहन वंश है वह छिन्न भिन्न हो जाता है। यानी कि जो पुलमामी चतुर्थ है इन्हीं के शासन काल में 5 भागों में हमें 5 गौड़ खंडों में हमें यह शासक विभक्त देखने को मिलता है। जो पहला वंश है वो चतुर वंश है। आपको बता दूं कि जो चतुर वंश है
वो पहला वंश है, और फिर उसके बाद आम्भीर वंश है, उसके बाद जो हमें दूसरा मिलता है वो आम्भीर है, उसके बाद हमारा पल्लव है, यानी कि जो पल्लव वंश है वह भी सातवाहन है, उसके बाद इक्ष्वाकु वंश जो है वह भी इन्हीं का एक टूटा हुआ भाग है, उसके बाद हमें वाकाटक वंश। इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थी वो यहाँ तक इन सभी के बारे में जो मैंने आपको बात बताया जानकारी कि आपको जो इस वंश के अंतिम शासक थे, यानी कि अंतिम शासक ही कह लीजिए, क्योंकि इनके बाद जो साम्राज्य था वो 5 भागों में विभक्त हो जाता है। तो जो इस वंश के यानी पुलवामी जो चतुर्थ है, इनके शासनकाल के अंतिम समय में ये जो सातवाहन वंश है वह 5 भागों में विभक्त हो जाता है, और 5 भाग वो है चुतु वंश, अम्भीर वंश, पल्लव वंश, इक्ष्वाकु वंश और वाकाटक वंश। तो हमें इन सभी के बारे में जो जानकारियां हैं तो इस प्रकार से देखने को मिलती है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं तक रहेगा, क्योंकि अब मैं आगे अगर आपको वाकाटक वंश और इन सभी के वंशों के बारे में आपको बताऊंगा, तो ये सारे वंशों का मैं एक छोटा सा बहुत मेरे हिसाब से आधे घंटे का जो एक लेक्चर होगा या आधे घंटे का क्लास होगा, मैं इन सभी के बारे में आपको लेकर आऊंगा। तो इन सभी 5 वंशों के बारे में आपको बता दूंगा। उसके बाद हम फिर से अपना जो एक इंडो ग्रीक जो शासक अभी आए हैं, मिनेंडर और यूथिडेमस, ये सभी इन सभी के ऊपर एक अभी जो हमारा एक जो ब्रीफ लेक्चर है वो अभी बचा हुआ है, तो हम उनके बारे में जो बात है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यानी कि जो अब इन सभी को हम हो सके, अगर मैं हो सकेगा तो इन सभी वंशों को एक बार मैं समराइज करके आपको एक क्लास देने का प्रयास करूंगा, अगर हो पाएगा तो, नहीं तो हम फिर इसके बाद जो इंडो ग्रीक शासक है उनके बारे में पहले क्लास कर लेंगे, उसके बाद हम फिर से यहाँ से अपना जो क्लास है वो देखेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा आज का क्लास है वो यहीं तक रहेगा। अगर मेरा ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर लें, ताकि इन सभी चीज़ों का, इन सभी फैक्ट्स का, इन सभी जो बातों का जो आपको एक मर्म है वो आपको मिल सके और एक सहायक सामग्री के रूप में आपकी परीक्षा में यह कार्य कर सके। तो इस प्रकार से जो हमारा आज का क्लास है वो यहीं तक रहेगा। चलते हैं, जय हिंद, अपने नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे, ठीक है।